हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत। और ये मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन एग्ज़ाम है तो मजबूरी है उनकी पढ़ने की। लेकिन जो ये सीरीज़ में लेके आई हूँ, इस सीरीज़ में हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया कि पहले सबसे पहले आपको इंटरेस्ट हिस्ट्री में जब आएगा जब आप अपने देश के बारे में पढ़ोगे। जैसे आप कोई मूवी देखते हो ना, आपने उस मूवी में आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। तो ऐसे ही आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और वो इंटरेस्ट आएगा जब हम शुरुआत अपने देश से करेंगे। तो इस पूरी चैप्टर में आपको ये जो पूरी हिस्ट्री में आपको इंडिया के बारे में अज्यूम ये सोच के चलना है कि आप जो जो ये बातें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, आप उस टाइम पे उस जगह पर क्या हो, प्रेजेंट हो। ये आपको अपनी इमेजिनेशन पावर इतनी तेज़ करनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप फ्रीडम अभी आपको है, जो हम सब अपनी इतनी टेक्निक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तो ये सब कैसे, इसके पीछे कितना स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल हमें कैसे हमें आगे आज इस कंडीशन में लेके आया है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आपने जो नाइन्थ क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम जो है गांधी जी जब हमारे जो इसमें आए, हमारे आंदोलन में आए, तो उससे आगे लेके चलेंगे कि कैसे हमारा आगे का जो प्रोसेस है, हमारे आगे की जो नेशनलिज्म है वो इंडिया में कैसे आई, कैसे हमें फ्रीडम मिली, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारी जो यूनिट है उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में राष्ट्रीयवाद। तो राष्ट्रीयवाद या नेशनलिज्म क्या होता है? जब लोगों में अपने देश के प्रति प्यार कैसे बढ़ा, कैसे हम लोग, जो हम सब अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। आप बॉर्डर पे देखते हो कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो सब, हम वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें अपनी कंट्री से प्यार है। या कोई भी हमारे जो हम फेस्टिवल्स में पार्ट लेते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार है। तो हमें अपने देश से प्यार होना सबसे बड़ी बात होती है, कि सबसे पहले हमारा देश होता है। तो जो ये है, हमने जो फर्दर हमने जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है उसमें आया है कि जो यूरोप है, यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म कैसे आया, यूरोप से इसकी स्टार्टिंग वहाँ से हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से हमें नेशनल सिंबल्स हैं जो हमारे देश में, नेशनल आइकन्स है, जैसे हमारे सॉन्ग्स हैं, आइडियाज़, ये सारे हमारी स्टार्टिंग इसकी वहाँ से हमने इसको लिया। जैसे आप देखेंगे कि हमारे नेशनल सिंबल है, और हम अपने नेशनल सिंबल्स के प्रति, हमारे नेशनल फ्लैग के प्रति, हम इन सब के लिए हम क्या करते हैं, अपनी हमारी एक फीलिंग है। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे राष्ट्र की पहचान होती है। या आप में से कुछ बच्चे अगर फर्दर फॉरेन जाना चाहते हैं, कहीं भी आप घूम के भी आए हो, तो आपको जो आपका जो एक आइडेंटिटी आपको एक कंट्री से मिलती है, कि आप एक इंडियन हो। अच्छा, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये नेशनल एंथम है। तो वो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो इसी से हमें पता चलती है। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने स्ट्रगल किया, कैसे हमें ये हमारी जो फ्रीडम है हमें मिली। तो इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो कॉलोनियल हम किसे कहते हैं? कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश। ब्रिटिश जो ब्रिटिश रूल जो होता है, हम उसके लिए कॉलोनियल यूज़ करते हैं। तो इंडिया में क्या हुआ, जैसे वियतनाम है, और जो हमने जो स्टार्टिंग की यूनिट्स है उसके बारे में, कि हर कंट्री में अपने जो है डेमोक्रेसी के लिए, नेशनलिज्म के लिए क्या हो रहा था, अलग अलग आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो ऐसे जो इंडिया में स्टार्ट हुआ कि हमें जो हमारे जो ब्रिटिश हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारा क्या कहते हैं, शोषण कर रहे हैं हमें। तो हमें उसके लिए, हमें जो ब्रिटिश है, एंटी कॉलोनियल जो के खिलाफ हमें क्या करना है, एक मूवमेंट चलाना है, जो पूरा क्या हो, हमारे पूरे क्या कहते हैं, कंट्री वाइज हो, पूरा
कंट्री के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जो आपने अभी जो 9th क्लास में मूवमेंट्स पढ़े होंगे, जैसे 1857 का मूवमेंट है, तो वो कुछ कुछ जो एरिया है ना, उस एरिया तक लिमिट है उनकी, लेकिन वो हमारे पूरे कंट्री में अभी तक वो नहीं हुई कि पूरे कंट्री में एक भावना होनी चाहिए कि हम सबको मिलकर एक काम करना है, क्योंकि खाली जब हम यूनिटी में काम करते हैं तो वो चीज़ हमारी जल्दी पूरी हो जाती है। तो अब जो ये इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो कांग्रेस है, जो अभी आप कांग्रेस देख रहे हो, जो कांग्रेस है ये महात्मा गांधी जी जो हैं हमारे, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इस जो कांग्रेस है इसको लीड किया। उन्होंने इसको अपना नेतृत्व उन्होंने दिया, और जो जो गांधी जी ने उन्हें सलाह दी, कांग्रेस ने मानी, उसको क्या किया, उसको स्प्रेड किया। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे एक मूवमेंट चल गया हमारे पूरे कंट्री में। और जो लेकिन जो अब ये है कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई, जो आपने अर्लियर बुक्स जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टोरी पढ़ेंगे, पूरी एक स्टोरी की तरह आपको याद रखना है। जैसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, और कांग्रेस ने क्या क्या काम किए, नेशनल मूवमेंट्स क्या क्या आंदोलन हमारे देश में चलाए, सोशल ग्रुप्स जो है हर ग्रुप ने उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया, ये सब इसके अंदर आएंगे। और आपको क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन उस टाइम पे लेके जानी है कि हमारे देश पे कितने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं और लोगों पे हुए हैं, क्योंकि वो सारे क्या, वो सारे हमारे एंसिस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने कैसे इतना स्ट्रगल किया। अब जैसे आप ये इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पार्ट ले रहे हैं अपना। तो ये जो ये दे रखी है, फिगर दे रखी है, मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट की जो स्टार्टिंग हुई थी गांधी जी के आने के बाद, कि पूरे कंट्री के लेवल पे जो भी मूवमेंट चलाओ, अब की बार कंट्री के लेवल पे चलाओ। ये नहीं कि तमिलनाडु में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, महाराष्ट्र में अलग चल रहा है, उससे कुछ नहीं होगा, आपको पूरे कंट्री में एक साथ चलाना होगा। तो ये उसकी एक पिक्चर है। अब हमारा स्टार्टिंग हो जाती है। फर्स्ट जो है, इसका फर्स्ट लेसन है, चैप्टर है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 1914 से 1918 1918 तक, उसके बारे में कि पहला जो विश्व युद्ध जिसे कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट क्या था, और नॉन कोऑपरेशन मतलब कि सहयोग मत दो, असहयोग आंदोलन भी जिसे कहते हैं। अब है कि जो हमारा 1919 के बाद क्या हुआ, एक नेशनल मूवमेंट जो है ना स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। अलग अलग एरिया, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स, जो सारे उससे अब धीरे धीरे क्या है, जुड़ते चले गए। तो सबसे पहले क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर पूरा दिया हुआ है सबसे, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें है ना उस टाइम पे ये देख लो, उस टाइम पे लोगों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल, ब्रिटिश मीन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने लोगों को इतना परेशान किया इंडिया में, उन्होंने इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर, इतना ज़्यादा वो क्या है, ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर की, आर्म्स खरीदने हैं, और उन सब चीज़ों पे, हथियारों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा एक्सपेंडिचर किया डिफेंस पे, और लोन्स को फाइनेंस करना, और टैक्स, इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए कि कस्टम, हर जगह आप पे कस्टम ड्यूटी देनी है, आपको इनकम टैक्स देना है, आपको रोड टैक्स देना है, हर चीज़ पे उन्होंने जो टैक्स थे ना वो डबल कर दिया। आप मानो, आप आज की कंडीशन को लेके चलो कि आप क्या कहते हैं, पहले जो आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते थे 50 रुपीज़ की, 50 रुपये की थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस पर एकदम में क्या करे, टैक्स लगा दे और वो 100 की मिलने लगे, तो एक जो पुअर पर्सन है, जो क्या कहते हैं, एक मिडिल क्लास का पर्सन है, वो उसे नहीं खरीद पाएगा, उसका पूरा बजट क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, और उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी, आज तो हमें ये अलग अलग जो हमारी फैसिलिटीज़ है कि हमें
ऑल्टरनेटिव फूड्स भी चाहिए कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें ये खाना है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, लोगों को है ना जीने के लिए खाना तक नहीं मिल पाता था। तो उस टाइम उनकी नीड थी कि कैसे भी है ना थोड़ा हमें खाना मिल जाए और हम जिंदा रह सके। तो उस टाइम पे जब लोगों को खाने को मजबूरी है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा, उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है, और उसमें भी मजबूर थोड़ा बहुत वो कमा रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने उसको उनको पैसे नहीं मिल रहे, और जो खाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उस खाने पे भी आप क्या लगा दो, टैक्स लगा दो, हर चीज़ डबल कर दो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज वगैरह ये सब आज फेमस है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी हमारे देश की वो गरीब थे। बहुत ही कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो क्या होंगे, जो रिच पर्सन जिन्हें कहते थे, लेकिन वो भी इसमें क्या होगा इस मूवमेंट में, क्योंकि उन्हें टॉर्चर तो उन्हें भी सहना पड़ता था, क्योंकि जो ब्रिटिश जो थे वो उनसे भी क्या लेते थे, टैक्सेस लेते थे, अलग अलग ड्यूटीज़ लगाते थे। तो जो 13 से लेकर 1918 तक हर टैक्स को क्या कर दिया, प्राइसेस को डबल कर दिया, टैक्स कर दिए। और ये जो कंडीशन थी ना इतनी ज़्यादा हार्डशिप थी कि एक कॉमन पर्सन इसे नहीं सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा था। अगर आप आज के सिनेरियो में देखो कि किसी की सैलरी मान लो 10,000 है, अब उस 10,000 के अंदर उसे जो बिल्स भी पेमेंट करनी है और हर चीज़ के प्राइस डबल हो जाए, और उसके फैमिली में मेंबर्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कैसे वो करेगा, वो भी उतना जो अमाउंट है वो उसके लिए प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, और जो क्या है ज़बरदस्ती क्या करते थे, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करते थे, कि ज़बरदस्ती लोगों को है ना वो, क्योंकि उन्हें क्या था कि इंडिया के लोग, क्योंकि अपने अंग्रेज़ों को तो भेजते नहीं थे, वो इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती गांव से किसी को भी उठाया और कहा चलो तुम्हें फ़ौज में भर्ती होना है और जाओ जाओ युद्ध पे जाओ। तो और युद्ध क्या था, इंडिया का तो युद्ध भी नहीं था, उन्हें ज़बरदस्ती उस वर्ल्ड वॉर में उन्होंने भेज दिया। और उसके पीछे मान लो अगर वो उस फैमिली का एक ओनली ब्रेड अर्नर है, कि वो ही कमाता है, जो थोड़ा बहुत कमाता है, तो क्या होगा, लोगों में गुस्सा होगा उनके पर, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि फीमेल्स जो है वो काम नहीं करती थी, क्योंकि हमारे जो समाज में क्या था, क्या कहते हैं, इतनी रूढ़िवादिता थी कि वुमेन जो है वो घर पे ही थी, कि कुछ नहीं करती थी, ठीक है। तो अब बड़ा बहुत परेशानी हो गई कि कैसे घर का खर्चा चले। तो फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या होती है, जब ज़बरदस्ती कॉलोनियल क्या करते थे, आर्मी ज्वाइन करने पर उन्हें मजबूर करते थे। फिर क्या हुआ, इससे लोगों के अंदर है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा लोगों को। अब धीरे धीरे अगर मान लो आपको खुद कोई टॉर्चर करे, आपके घर के लोगों को उठा के ले जाए ज़बरदस्ती, और वहाँ पे अगर वो उनकी मान लो डेथ हो गई, कुछ हो गई, फिर भी आपको कुछ ये नहीं कि फैमिली को उनकी कौन संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं था। अब फिर क्या हुआ, 1918 से 18 से 19 तक, 1920 से 21 तक, फिर जो बहुत सारे जो पार्ट्स क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि जो हमारे जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स थे वहाँ पे जो हमारी क्रॉप्स थी, जो हमारी फसल थी वो ख़राब हो गई। फिर उससे क्या हुआ कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जो फूड जो है हमारी बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो गई। दिस वॉज accompanied by an इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो एपिडेमिक हो गया था, जैसे आज कोरोना वायरस है ना कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया है और इंडिया में है, इंडिया में भी कितने लोग मर रहे हैं, तो ऐसे उस टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के तौर पर फैला, पूरे इंडिया में इतनी तेज़ फैला कि जब हमारा 1921 में सेंसस हुआ तो उसमें पता चला कि 12 to 13 मिलियन लोग जो है उसकी वजह से मारे गए। आप देखो कितने, जो लाखों लोग, कितने मिलियन लोग जो हैं उसमें एपिडेमिक, और क्रॉप्स हमारी ख़राब हो गई साथ में, कि एक तो इंसान बीमार है, बीमारी फैल गई, ऊपर से खाने को भी कुछ नहीं है, तो वो दोनों तरीके से लोग बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर मर रहे थे, क्योंकि उनके कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इलाज नहीं था, कोई भूख से मर रहा था, कोई बीमारी से मर रहा था।
अब ये जो पीपल, द पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। तो लोगों ने सोचा कि जब ये हमारा जो विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वॉर है, जब ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमारे देश में क्या होगी, कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, एट दिस स्टेज एक न्यू लीडर जो है हमारे देश में आए। ठीक है, जो हमारे जो बापूजी हैं, हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने एक स्ट्रगल को एक नई चरण सीमा पे ले गए, जिसकी वजह से आज हमें 1947 में फ्रीडम मिली। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो सत्याग्रह का आइडिया, सत्याग्रह होता क्या, ये आइडिया लाए कौन थे, जो महात्मा गांधी थे। जब वो इंडिया आए, महात्मा गांधी क्या थे, एक बैरिस्टर थे। बैरिस्टर का मतलब होता है लॉयर, एडवोकेट, एक वकील थे वो। तो वो पढ़ाई करने है ना, वो गए हुए थे, साउथ अफ्रीका गए हुए थे। जब वो पढ़ाई करके जब 1915 में वो जनवरी में इंडिया आए। एज यू नो, जैसे कि आप सबको पता ही है, आपने क्लास में पढ़ा था पिछले साल कि ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका से जब वो आए, ही हैड सक्सेसफुली फॉट। वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जब वो साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वहाँ पे भी रेसिज्म बहुत ज़्यादा था कि काले और गोरों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे जैसे प्रॉब्लम थी। वहाँ पे के जो साउथ अफ्रीका के लोग बहुत परेशान थे। जो काले लोग होते थे उन्हें उनसे गंदे काम कराए जाते थे, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, बहुत टॉर्चर किया जाता था। जैसे इंडिया में जो है ब्रिटिश हमारे इंडियंस को करते थे, तो ऐसे ही वहाँ पे होता था। तो उस चीज़ को वहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, मास एजिटेशन। जो मास का मतलब होता है जब पूरे के पूरी उसको जो पूरा आंदोलन कहते हैं ना कि मास एजिटेशन मतलब ग्रुप में जो होता है पूरे, जिसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने जो रेसिज्म था उसको ख़त्म किया था सत्याग्रह से, कि वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया और वहाँ पे लोगों को जो रेसिज्म था साउथ अफ्रीका में उससे लोगों को छुटकारा दिलाया। उसके बाद वो 1915 में इंडिया आ गए। तो आइडिया जो है सत्याग्रह का क्या होता है सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब होता है द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, कि ट्रूथ में जो सच्चाई होती है ना, एंड द नीड, बहुत ज़्यादा पावर होती है और हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रूथ को सर्च करना चाहिए। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कोज वॉज ट्रू, कि if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। कि उन्होंने बोला कि अगर आपका मोटिव अच्छा है ना, तो उस मोटिव को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को मारना है या हिंसा करनी है। आप बिना एग्रेशन दिखाए, बिना गुस्सा दिखाए, बिना किसी को जान से मारे, आप आराम से अपने ट्रुथ की राह पे चलते हुए भी आप क्या कर सकते हो, उस इंसान से अपना काम करवा सकते हो, उसे मजबूर कर सकते हो कि वो आपकी बात को माने। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें वॉयलेंस नहीं दिखानी है, फिजिकल फोर्स नहीं दिखानी है, हमें जो है विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बीइंग एग्रेसिव। वेंजियंस का मतलब होता है बदला, कि हमें अपने दिमाग में बदले की भावना नहीं रखनी, ना हमें एग्रेशन दिखाना, बस हमें सत्याग्रही बनना है। हमें सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा कि अहिंसा के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी कोई भी जंग है हम उसे जीत सकते हैं। हमें इन सब की जो है ज़रूरत नहीं है हिंसा दिखाने की, एग्रेशन दिखाने की। पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। जो उन्होंने इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस, तो उन्होंने बोला कि जो भी आपका दमन कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो मेन ये है कि आपको उसे मनाना है, आपको इतना उस अपनी बात मनवानी है, ऐसी कंडीशन लानी है कि वो आप जो कहना चाह रहे हो वो उस चीज़ को समझे, आपकी थिंकिंग को समझे, वो अपनी थिंकिंग भी चेंज कर दे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। और महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और उन्होंने कहा कि हम जब इस जो
जो रास्ते को अपना के हम क्या करते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते को अपना के जितने भी इंडियंस हैं हम उसको इनको इकट्ठा कर सकते हैं और हम धर्म की राह पर लेके चल सकते हैं। तो सत्याग्रह का जो महात्मा गांधी और सत्याग्रह का मतलब ही क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब ये है, आप ये समझो कि आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको मारोगे नहीं कि उसको मार दिया, उसको मारने से कुछ नहीं होगा आपको, बल्कि ऐसी कंडीशंस सामने लानी है, उसको इतना अपनी बातों से इतने प्यार से उसको फोर्स करना है कि वो समझे हाँ कि मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना है, मैं गलत कर रहा हूँ, कि इतने अच्छे बन जाओ कि सामने वाला भी ये सोचने लगे कि भाई मैं तो इतना परेशान कर रहा हूँ इसे, फिर भी ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहे, तो वो आपकी बातें धीरे धीरे मानने लगेंगे। अराइविंग इन इंडिया, तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया सत्याग्रह के बारे में यही लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, कि महात्मा गांधी और सत्याग्रह के बारे में क्या सोचते थे वही है उन्होंने इसमें पूरा, कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये आंदोलन चलाया था सत्याग्रह का, और कि सत्याग्रह का जो मतलब है वो कोई फिजिकल फोर्स नहीं दिखाना, एक जो सत्याग्रही होता है किसी को दुख नहीं देता है, ना तो किसी चीज़ की बर्बादी नहीं करता, जैसे आंदोलन के नाम पे ये नहीं कि आग लगा दी चीज़ों में, ये गलत बात है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो कोई द्वेष भावना रखे बिना, कोई किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन किए बिना, आप प्योर सोल से, अगर आपकी जो सोल, आपकी जो अगर आत्मा अच्छी है, आपका जो कोज अच्छा है, तो आप ट्रुथ की राह पर चलते हुए, धर्म की राह पर चलते हुए सब कुछ कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, जब गांधी जी इंडिया में आए तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले क्या किया, वेरियस प्लेस पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। तो 1916 में जो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। फिर 1916 में क्या हुआ, 1916 में वो चंपारण गए, चंपारण इन बिहार में गए वो, और उन्होंने वहाँ के जो पीजेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है, पीजेंट्स को वहाँ पे उन्होंने इंस्पायर किया कि आप क्या करो, आप एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाओ अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, की जो प्लांटेशन जो सिस्टम था, ठीक है, वहाँ पे उसके खिलाफ क्या करना है, आपको एक आंदोलन चलाना है। जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कर रखा है, जो उनको दमन कर रही है, ज़बरदस्ती उन्हें कहती है कि आपको नील की खेती करनी है। नील की खेती मतलब एक टाइप का जो ड्रग्स टाइप होता है, कि अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो क्या मिलेगा, एक प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो वो लैंड होगा ना, वो लैंड धीरे धीरे खराब हो जाएगा, और किसान जो उसकी खेती कर रहा है उसको तो मेन नीड क्या है, वो इतना गरीब है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, और वो खाने के नाम पे क्या खाए, खाने के नाम पे कुछ है नहीं उसके पास है, तो नील हो गया, ड्रग्स हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, किसानों को ज़बरदस्ती ऐसी ऐसी चीज़ों की खेती करवाती थी उस टाइम पे, कि किसान पूरी मेहनत करता है, उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ता, और फिर भी वो भूखा रह जाता, और भूख के मारे या लोन के मारे वो मर जाते थे, आत्महत्या कर लेते थे। तो 1917 में क्या हुआ, कि फिर उन्होंने 1916 में तो उन्होंने बिहार में गए चंपारण में, और 1917 में उन्होंने जो सत्याग्रह को सपोर्ट किया, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, खेड़ा जिले के, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था गुजरात का, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह जो है करवाया। तो अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, की वहाँ पे क्या हुआ, जो क्रॉप जो है ना वो ख़राब हो गई थी, एंड अ प्लेग, और जो प्लेग की जो एपिडेमिक थी, बहुत बड़े लेवल पे एपिडेमिक भी आ गई, और उनकी फसल भी ख़राब हो गई, और लेकिन फिर भी क्या करते थे ना, वो रेवेन्यू दे नहीं पा रहे थे, भाई जो पैसे नहीं है तो वो कैसे दें, लेकिन ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश की डिमांड थी कि हमें बस रेवेन्यू चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे वो डिमांडिंग, और फिर उन्होंने एंड वो डिमांडिंग, जो ब्रिटिश क्या कह रहे थे, डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स, तो जो
जो ब्रिटिश तो उनसे रेवेन्यू लेना चाहते थे, लेकिन वो डिमांड कर रहे थे कि किसान की हमारे हालात ही नहीं है, हमारी कुछ और ऊपर से बीमारी भी होगी तो हमें क्या है, हमें ये सब रेवेन्यू नहीं देना, हमें अब की बार टैक्स नहीं देना, क्योंकि टैक्स तो जब देंगे ना जब कुछ उगा होगा, जब कुछ उगा नहीं तो उस पर टैक्स क्यों दें हम। तो 1918 में क्या हुआ, महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। वहाँ पे किसके लिए चलाया था, कॉटन मिल वर्कर्स, वहाँ पे भी उन्होंने चलाया अहमदाबाद में, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। अब ये है रोलेट एक्ट। क्या है रोलेट एक्ट, है कि एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, जब जो ये उनको सक्सेस मिली उसके बाद गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो पूरे, अभी तो उन्होंने कुछ स्टेट में चलाया था, बिहार में और गुजरात में, फिर उन्होंने कहा कि अब हम पूरे जो है नेशनल वाइज क्या है, पूरे कंट्री में हम क्या चलाते हैं, ये चलाते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं। जो रोलेट एक्ट, उस टाइम पे एक नया रोलेट एक्ट आया था 1919 में, उसको हटाने के लिए, उसके खिलाफ। तो जो ये रोलेट एक्ट था ना, ये था कि ये और इसको बिना, जैसे अभी कोई भी एक्ट पास होता है तो उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होता है कि राज्यसभा, लोकसभा और फिर जो प्रेसिडेंट होता है उसके अंदर वो पूरा पास होता है उसके बाद, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जो एक्ट था वो जल्दी जल्दी उन्होंने पास कर दिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया, जबकि जो इंडियन मेंबर्स थे ना वो उसको अपोज कर रहे थे, कि इंडियन मेंबर्स कह रहे थे कि ये जो आप ये एक्ट लेके आए हो, रोलेट एक्ट, ये सही नहीं है। और जो ये एक्ट था, उस एक्ट के अंदर ये था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है तो बस उसे पकड़ो और जेल में डाल दो, और ना तो उसके ऊपर कोई ट्रायल केस चलाना है, कुछ नहीं चलाना, 2 साल तक आप उसे ऐसे डिटेन करके रख सकते हो। तो ये बहुत गलत था, एक्ट बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि जो सबके अंदर भावना थी कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। तो जो लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि ऐसे तो ये कंट्री हमारे हाथ से चली जाएगी, तो वो ऐसा गलत कानून लेके आ गए। और कई बार क्या था इस एक्ट के अंदर कि कोई लग भी नहीं रहा होता ना, किसी से ऐसे ही दुश्मनी हो गई, किसी ने जाते जाते कुछ कह दिया तो उसको भी उठा के ना वो क्या कहते हैं प्रिजन में बंद कर सकते थे, और फिर 2 साल तक तो भूल जाओ, कोई रीज़न नहीं कि भाई तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये एक्ट बिल्कुल गलत था। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट, तो उन्होंने एक मूवमेंट था नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उन्होंने चलाया, जिसके अंदर था कि आपको है ना जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो किसी भी चीज़ में उसको मत मानो, ठीक है। और दे वुड स्टार्ट विद अ बार्टल ऑन 6 अप्रैल, जो 6 अप्रैल थी, 6 अप्रैल था, वहाँ पे उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया। तो रैलीज जो है वो ऑर्गेनाइज की कि अलग अलग जो सिटीज़ हैं वहाँ पे रैलीज करी गई। जो वर्कर्स काम कर रहे थे रेलवे में, शॉप्स पे, सब ने अपनी दुकानें बंद कर दी, क्योंकि इस नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस का मतलब ही ये था कि आपको क्या करना है, हड़ताल करनी है। एक तरह से क्या है इसका मतलब, हड़ताल करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये था, अगर ये देखो कि पूरे देश के अंदर हड़ताल हो जाएगी तो कोई कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, तो ये सिविल डिसओबीडियंस हो जाएगा। तो इसके अंदर जो था कि सारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस था वो रुक गया। और जबकि जो अंग्रेज़ों का ब्रिटिश का मोटिव होता था कि प्रॉफिट अर्न करना है, वो यहाँ से सारा रॉ मटेरियल लेते थे और रेल्स के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए बाहर जो अदर कंट्रीज़ में पहुँचाते थे और वो प्रॉफिट अर्न करते थे। अब जो ब्रिटिश थे उनके तो सारा काम ही रुक गया। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसको क्लैंप डाउन करना, कुचलना है इस मूवमेंट को। तो उन्होंने जो भी लीडर उनको दिखता था ना, चाहे वो कुछ कर रहा हो नहीं कर रहा हो, उसको उठा लेते थे, उसको पिकड अप करके। और अमृतसर से उन्होंने क्या किया, लोकल लीडर्स को उठा के और फिर वो
उनको बंद कर देते थे। ऐसे उन्होंने जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी क्योंकि जो मूवमेंट था, एक लीडर होता है मूवमेंट में, ठीक है, तो उन्होंने जो महात्मा गांधी जी को दिल्ली आने से भी रोक दिया, कि उन्होंने दिल्ली आने ही नहीं दिया। फिर जो जो 10 अप्रैल थी ना, 10 अप्रैल को पुलिस ने जो अमृतसर में एक जो पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, एक पीसफुल मतलब लोग इकट्ठा होके कोई जुलूस निकाल रहे थे पीसफुल तरीके से, तो उन्होंने उस पर क्या किया, फायर कर दिया पुलिस ने, ठीक है। वहाँ पे फायर हुआ तो वो बहुत बुरी बात थी, क्योंकि वो तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर लोग क्या थे, लोग इस चक्कर में भड़क गए कि भाई हम तो आराम से खड़े हैं, बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये तो आपने आके बिना कुछ कहे हम पे क्या कर दी, गोली चला दी। फिर जब लोग गुस्सा हुए तो लोगों ने क्या कर दिया, बैंक्स थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे थे, वहाँ पर है ना अटैक करना शुरू कर दिया, वहाँ जाके उसको जला दिया, ऐसे करते थे, ठीक है। तो मार्शल लॉ जो था ना वो इम्पोज हो गया, और जो उसका जो कमांड जो थी उसको जनरल डायर जो थे उनको उसकी कमांड दे दी कि अब आपको सब कुछ संभालना है, और मार्शल लॉ क्या है, इम्पोज हो चुका है। फिर क्या हुआ कि जो 13 अप्रैल थी वो जो है जलियांवाला बाग, ये बहुत बहुत दयनीय जो हिंसा हुई। इसके अंदर क्या था कि जो 13 अप्रैल को उस दिन थी बैसाखी थी, ठीक है। तो बैसाखी में जो जलियांवाला बाग है पंजाब में, अमृतसर में, वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, वहाँ पे मेला लगा हुआ था, ठीक है, बैसाखी का फेयर था, और वहाँ पे लोग इकट्ठा ये भी हुए थे कि जो खिलाफत मूवमेंट हो रहा है हमें उसके खिलाफ भी क्या करना है, डिस्कशन के लिए, और ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे वो। तो फिर वहाँ पे जनरल डायर गया, और जनरल डायर ने वहाँ से वहाँ पे पुलिस के साथ गए और काफ़ी सारी, और वहाँ पे बाहर निकल के उस ग्राउंड से बाहर निकलने के जितने भी रास्ते थे वो सारे ब्लॉक कर दिए, और वहाँ पे हज़ारों लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे वहाँ इकट्ठा थे, और फिर बिना कुछ कहे और है ना गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। और फिर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए, देखो अगर कोई कुएं में भी कूद गया ना तो उस कुएं में भी वो गोलियां चलाने लगते थे। मतलब इतने सारे लोग मरे, इतने सारे लोगों की जान गई, ठीक है। और जो उन्होंने क्या किया, और फिर जनरल डायर ने इसको एक प्राउड मूवमेंट बताया, कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जनरल डायर ये दिखाना चाहते थे कि अगर तो किसी इंडियन ने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ किया तो उसका भी यही हाल होगा। वो इसको प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, वो एक मोरल इफेक्ट की तरह इसे सबके सामने प्रेजेंट करना चाहते थे, सत्याग्रहियों के माइंड में ये फीलिंग लाना चाहते थे कि अगर आप ये करोगे तो आपके साथ ऐसा ही जो है बिहेव किया जाएगा। फिर क्या हुआ, जो जलियांवाला बाग की जो न्यूज़ थी वो सारी जगह स्प्रेड हो गई, और जो लोग हैं ना पूरे देश में फिर इकट्ठा होने लगे, स्ट्रीट्स में आने लगे। और स्पेशली ये हुआ था नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि पंजाब क्या है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। धीरे धीरे पूरे देश में ये हो गया। फिर लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, पुलिस के साथ क्लैशेस करने लग गए, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लग गए। जो गवर्नमेंट थी रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। और जो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट भी जो लोग इकट्ठा होते थे उनको बहुत बुरी तरह से मारती थी, और गवर्नमेंट फिर क्या करती थी, सीकिंग टू ह्यूमिलेट करती थी लोगों को। और जो भी सत्याग्रह करते मिलते थे, अगर वो शांति से भी खड़े हैं तो उनको पकड़ लेती थी और इतना मारती थी, और उनको पकड़ के ना उनकी जो नोज को रब करवाती थी ग्राउंड पे, और जो पकड़ के, और है ना सल्यूट जो भी मिलेगा सबको सल्यूट साहब, सलाम साहब ऐसे बोलना है, और घिसड़ा के उन्हें लेके जाना, और बहुत टॉर्चर करते थे, कोड़े मारते थे उनके ऊपर। पुलिस वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस थे ना वो गुजरावाला पंजाब में, अब वो पाकिस्तान में चला गया गुजरावाला, वहाँ पे बॉम्ब भी डाले गए। तो अब ये जो वॉयलेंस, अब ये इतनी ज़्यादा वॉयलेंस फैल गई थी कि जो क्योंकि जो मूवमेंट था वो तो क्या था, अहिंसा का था, नॉन वॉयलेंस का था, लेकिन ये जो वॉयलेंस फैल गया तो फिर महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। जैसे आप ये देखोगे जो जनरल डायर की, इसके अंदर कैसे क्रोलिंग के ऑर्डर दे रखे, ऐसे घिसड़ाते थे लोगों को और मारते थे। फिर क्या हुआ, जो रोलट जो सत्याग्रह था
वो वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, सारे में फैल गया, सारी सिटीज़ में, टाउन्स में। और जो महात्मा गांधी को अब ये फील होने लगा कि उन्हें एक लॉन्च करना पड़ेगा कुछ, एक ऐसा मूवमेंट जो पूरे इंडिया के लिए हो। और ये मूवमेंट तभी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जब तक हम हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठे नहीं लाते, क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना, उसके अंदर कास्टिज़म इतना ज़्यादा था उस टाइम पे, रिलीजन, और रिलीजन के नाम पे भी लोग बहुत लड़ते थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती थी। बाकी कास्टों का तो बुरा ही हाल था कि जो भी अपर कास्ट के लोग जो खुद को अपर कास्ट का समझते थे, वो जो नीची कास्ट को बोलते थे कि उनसे बहुत टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। तो गांधी जी ने कहा जब तक इन सबको यूनिटी में नहीं लाया जाएगा तब तक हम कोई मूवमेंट नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये तो लोग ही, अब आप ये देखो, ब्रिटिश इतने कम संख्या में हमारे देश में आए, लेकिन फिर भी वो हमारे देश पे उन्होंने इतने सालों राज किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे लोग ही ऐसे थे। अब पुलिस में कौन था? वो भी इंडियन थे। सारे काम को कौन कर रहा था? इंडियन ही कर रहे थे। ब्रिटिश तो बहुत कम थे। लेकिन यानी कि इंडिया के खुद के लोग ही दूसरे इंडियंस को टॉर्चर करते थे, ठीक है, ये वाले हाल था। तो गांधी जी ने कहा जब तक हम सबको यूनिटी में नहीं लाएंगे तब तक कोई भी मूव जो है सक्सेस हमें नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया? खिलाफत इशू, अब जो ये तो रोलर टैक्स था, अब खिलाफत इशू को वो लेके आए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम को एक करते हैं। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था? जो हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, उस वर्ल्ड वॉर में जो टर्की था, ओटोमैन, जो टर्की का जो ओटोमैन थे, जो जिन्हें मसीहा कहा जाता है, खिलाफत मूवमेंट में जो थे, जो वहाँ पे जो खिलाफत मूवमेंट में जो स्पिरिचुअल हेड थे, इस्लामिक वर्ल्ड है, टर्की क्या एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे उन्होंने ना उनके ऊपर जो क्या किया, जो खलीफा के ऊपर बहुत सारे इम्पोज कर दिए, काफ़ी सारी चीज़ें उन पे लगा दी कि, और उनको मजबूर कर दिया कि आपको है ना इस संधि पर साइन करने हैं, ट्रीटी पर साइन करने हैं। और जो, लेकिन इन सब चीज़ों से क्या थे, हमारे इंडिया के मुस्लिम बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि ये कैसे हमारे जो खलीफा हैं, हमारे लिए भगवान हैं, इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या, जो बॉम्बे में जो इंडिया के मुस्लिम थे, उन्होंने जो खिलाफत कमेटी जो बनी थी वहाँ पे, टर्की के खिलाफ बनाई थी, उसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, एक कमेटी बनाई मार्च 1919 में बॉम्बे में। जो यंग जनरेशन, जो मुस्लिम की जो यंग जनरेशन थे, जैसे कि जो भाई यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली हैं, इन्होंने फिर अपनी जो समस्या थी वो महात्मा गांधी जी के साथ डिस्कस करी अबाउट द पॉसिबिलिटी। और उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक मास एक्शन, एक पूरा लोगों का मिला के हम एक इशू, हम एक आंदोलन करते हैं और इस इशू को सामने लेके आते हैं। गांधी जी को लगा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और इसके अंदर हम हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चलाया। जो कैलकाटा जो सेशन है कांग्रेस का सितंबर 1920 में हुआ, उन्होंने उसमें जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको कहा कि हम एक नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको खिलाफत मूवमेंट है और जो बाद में जो जलियांवाला बाग है, उन दोनों के लिए ये चलाया गया था, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो हमें कि स्वराज के लिए, एज वेल एज फॉर स्वराज के लिए, हमें कि हमें अपना देश वापस चाहिए, उसके लिए जो था हम चलाएंगे, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। वाई नॉन कोऑपरेशन? तो अभी ये कि नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन होता क्या है। इन इस फेमस, जो उनकी जो फेमस बुक है, जो महात्मा गांधी ने फेमस बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो ब्रिटिश का जो रूल है वो इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडिया के ही लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश के सारे काम हो रहे हैं। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट करना है कि आप कुछ काम नहीं करोगे, भाई हम नहीं जाते हैं आर्मी में, हम नहीं जाएंगे पुलिस में, हमें नहीं बनना वकील, हमें कोर्ट में नहीं जाना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाना, स्कूल में नहीं जाएंगे, फॉरेन गुड्स नहीं परचेज करेंगे। हर चीज़ों को अगर आप करने से मना कर दोगे, उनको सहयोग देने से मना कर दोगे, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, और डिसओबीडियंस मतलब उनको, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से उनका विरोध करना शुरू कर दो, लेकिन अहिंसा के तौर पे, कि कुछ मत खरीदो, ठीक है,
काम मत करो। तो फिर क्या हुआ, जो 1920 में था, 1920 में जो गांधी जी और शौकत अली जो थे, उन्होंने एक पॉपुलर सपोर्ट उनको इसके लिए मिला। फिर लेकिन जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस में बहुत सारे जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे बॉयकॉट करना, जो ये मूवमेंट था उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो लीडर्स की, पॉलिटिशियंस की मेंटेलिटी ये रहती है कि इलेक्शन आ रहे हैं और हमें वोट चाहिए। वो तो कह रहे थे कि भाई हम ये काउंसिल रिलक्टेंट थे कि बॉयकॉट करने में, कि हमें नहीं करना नवंबर 1920 में, क्योंकि उन्हें ये था कि इससे ना बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाएगी इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर। लेकिन बाद में जो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बहस हुई, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, फाइनली सब मान गए। जो कांग्रेस का सेशन नागपुर में हुआ, उसमें सब कॉम्प्रोमाइज़ सबने कर लिया, कि सबने डिसाइड कर लिया हाँ हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है। तो और अब ये है कि हाउ डिड द की मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ, किसने पार्टिसिपेट किया, किसने लीड किया, क्या था इसमें, आइडिया कैसे आया, इन सबको हम फर्दर, जो ये आप ये देख सकते हो ना, ये पूरा इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों हैं यूनिटी के लिए। अब ये हम सब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। टिल देन कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, कि हमें फॉरेन से जो कपड़े आ रहे हैं उनका बॉयकॉट करना है, उन्हें नहीं खरीदना, ठीक है। अभी ये कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स ज़रूर करें। और ये अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और एक बार इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह इमेजिनेशन पावर को अपनी बढ़ा के इसे पढ़ें, तो आपको जैसे मूवी की स्टोरी याद रहती है, ऐसे ही आपको ये स्टोरी याद रहेगी। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।